डियर स्टूडेंट्स, मैं मुखलाल कुमार सिंह आईआईटी बॉम्बे पास आउट हूँ और मैं पटना में एक विद्यापीठ एकेडमी नाम से कोचिंग चलाता हूँ। आज मैं थोड़ा कोचिंग क्या है, क्यों कोचिंग करना चाहिए, किस किस टाइप के कोचिंग अवेलेबल हैं, हम लोग किस टाइप का कोचिंग चलाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि मैं 2002 बैच का मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था और 2001 में मैं पढ़ने गया था कोचिंग में, और कोचिंग को मैं तब से जानता हूँ, 2001 से जानता हूँ। और उसके बाद फिर पास आउट होने के बाद कई लगभग 10-11 साल से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो कोचिंग का कंट्री का शायद ही कोचिंग है जिसका एक इंटरनल व्यू मुझे नहीं पता है। कोचिंग्स में क्या पॉजिटिव बातें हैं, क्या निगेटिव बातें हैं, कोचिंग डिसाइड करते समय क्या क्या देखना चाहिए, इन सब बातों पे हम आपको आज बताएंगे। तो पहली बात यह है कि पूरे कंट्री में कोचिंग तो भरमार ही है। शायद अपने स्कूली एजुकेशन का बुरा हाल होने का परिणाम ही है कोचिंग चलना। अदरवाइज जब स्कूल अच्छे चलते थे तो इतना कोचिंग शायद नहीं होता था। तो शायद मुझे ऐसा लगता है 11वीं 12वीं में साइंस का अंडरस्टैंडिंग जिसको अच्छा होता है वो डॉक्टर या इंजीनियर बन ही जाता है। तो स्कूल शायद डॉक्टर और इंजीनियर को अफोर्ड नहीं कर सकते। उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है थोड़ा कम होता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्कूल बड़े बिल्डिंग्स में छोटे छोटे टीचर्स, ऐसे बोलना लेकिन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी स्कूलों में टीचर का संख्या बहुत ज़्यादा होता है, 200-300। तो वो ज़्यादा टीचर्स, महंगा टीचर अफोर्ड नहीं कर सकते। और कोचिंग एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे महंगा टीचर अफोर्डेबल हो जाता है और कई आईआईटी ग्रेजुएट और कई डॉक्टर्स आपको कोचिंग में पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। तो 11वीं 12वीं के साइंस का अंडरस्टैंडिंग जिसको हो वही शायद बच्चों को वो सिखा सकता है। और इनकी संख्या थोड़ा कम होने से टीचर्स थोड़े महंगे हैं और वो कोचिंग में ही मिलेंगे। अब कोचिंग में ही मिलेंगे, कई बार होता है कि किसी के माता पिता ही कुछ अच्छे डॉक्टर इंजीनियर हैं या बढ़िया अंडरस्टैंडिंग उनको, तो अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। किसी का भाई होता है, किसी का बहन होता है। तो बेसिकली एक कोच चाहिए होता है। मास्टर और कोच में अंतर है। मास्टर सिलेबस पढ़ाता है और कोच सिखाता है। तो कोच तो कोचिंग में ही मिलेगा। हम थोड़ा कोचिंग का बड़ाई कर रहे हैं तो कोच तो कोचिंग में ही मिलेगा। और वो कोच अब कोचिंग में भी मिले या फिर आपके घर में भाई बहन के रूप में मिल जाए या माता पिता के रूप में मिल जाए, लेकिन कोच तो चाहिए आईआईटी जैसे एग्जाम को या मेडिकल जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब बात आ गई कि भाई कोचिंग तो क्यों करना चाहिए, तो हम बता दिए क्योंकि ये जो अच्छे अच्छे सवालों का लेवल है और अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वो कोच के सिवा हो नहीं सकता। और कोच कॉमर्शियलाइज्ड वे में देखे तो कोचिंग में उपलब्ध है, यही कोचिंग का कॉन्सेप्ट है। अब हम बता रहे हैं कि कोचिंग कितने तरीके का और कैसा कैसा एग्जिस्ट करता है। जैसे पूरे कंट्री का छोड़िए, हम पटना का भी बात करते हैं। पटना में जैसे मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ, कहीं कुछ ऐसा कुछ पब्लिश नहीं हुआ है, बट मैंने जो एनालाइज किया है वो मैं पूरे पटना में कोचिंग्स को 3 कैटेगरी में बांटता हूँ। पहला कैटेगरी ऐसा है कोचिंग का जो थोड़े मतलब नॉर्म्स के हिसाब से चलता है। नॉर्म्स क्या है, जैसे टीचर स्टूडेंट रेशियो ठीक ठाक होना चाहिए। एक ही क्लासरूम में 50 या 40 से ज़्यादा स्टूडेंट बैठ गया तो टीचर का आई कांटेक्ट नहीं बन पाता है। टीचर पूरा भीड़ मैनेजमेंट में लग जाता है और वो टीचिंग से दूर ही चला जाता है। तो नॉर्म से है कि भाई एक क्लासरूम में 40-50 से ज़्यादा बच्चा बैठना नहीं चाहिए। 60 हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 120 हो जाए, 250 हो जाए। आप लोग कई बार सुनते होंगे कई टीचर तो 700 बच्चों को पढ़ाते हैं, कई लोग तो 1,000 बच्चों को बैच पढ़ाते हैं। तो फिर वहाँ भीड़ मैनेजमेंट टाइप का चीज़ हो जाता है और वो हो नहीं पाता है। तो कैटेगरी 1 के जो कोचिंग्स हैं वो नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। नॉर्म्स में क्या क्या फॉलो करेंगे, टीचर स्टूडेंट रेशियो मेंटेन रखेंगे, एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स का जो संख्या है वो सीमित रखेंगे, रेगुलर पैटर्न पे टेस्ट सीरीज चलाएंगे, सही समय पे अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये सब नॉर्म्स फॉलो करने में कोचिंग थोड़े महंगे हो जाते हैं। दूसरा कैटेगरी ये है जो, अब चूंकि हम लोग गरीब जगह में रहते हैं, लोगों के पास पैसों की कमी है, तो कुछ लोगों ने इसका समाधान निकाल लिया और वो समाधान थोड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन सस्ता होने की वजह से लोग उसको ऑप्ट कर लेते हैं। और वो क्या करते हैं कि 2 या 3 बैचेज को मिला दिया। कोचिंग में सबसे महंगा टीचिंग होता है, टीचर का कॉस्ट सबसे महंगा होता है। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट सबसे महंगा और टीचर का सस्ता होता है। कोचिंग में टीचर सबसे महंगा और इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता होता है।
तो क्या करते हैं कि टीचर का बचाने के लिए 2-3 बैचेज को मिला देते हैं, तो बैच बन जाता है 120 का, 150 का, 200 का। तो ये कोचिंग थोड़ा सस्ता हो जाता है। बट इनके यहाँ भी टीचर्स ठीक हैं, टीचर्स इनमें भी बढ़िया रहता है। ये लोग भी नॉर्म थोड़ा इसको रखते हैं कि भाई टेस्ट सीरीज इनका भी चलता है, सब कुछ चलता है। बट इनके यहाँ बार बार बैचेज बदलता रहता है बच्चों का जैसे रिसफलिंग हुआ तो इस बैच से उस बैच में, वो टीचर से वो टीचर। मैंने कई बार सुना है कि जैसे कई कोचिंग्स में एक बच्चा पूरा जो सिलेबस पढ़ता है वो करीब करीब 5, 7, 10 टीचर से पढ़ लेता है, तो ट्यूनिंग बन ही नहीं पाता उनका। तो ये कैटेगरी बी है। कैटेगरी सी भी एक और कैटेगरी 3 भी एक कोचिंग है जिसमें नॉर्म्स तो छोड़िए, टीचर्स भी वो लोग हैं जिन्होंने अभी कभी अपना कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं मिला तो अब टीचिंग अपना चल रहा है, अब कोई नॉर्म्स ही नहीं है ना, पढ़ाने का क्या सिलेबस चल रहा है। तो वो क्या करते हैं कि उनको अपना कोचिंग तो चलाना होता है, तो कोचिंग चलाने में वो क्या करते हैं कि शुरू के 2-4 चैप्टर पे अच्छा कमांड बनाए रहते हैं और उस चैप्टर के थ्रू वो खूब लंबा उसको पढ़ाते हैं। बच्चा को एकदम लगेगा कि बेस्ट टीचर है ये है। लेकिन उनका क्या है कि जैसे 30 चैप्टर फिजिक्स में, 30 केमिस्ट्री में, 30 मैथ्स में, तो फिजिक्स वाले 30 चैप्टर में से 5 ही चैप्टर में वो 1 साल खत्म कर देता है और तब तक फी भी सब आ गया और बाकी सब चैप्टर को अपना जल्दी से निकाल के और निकल गए। तो उनके यहाँ बेसिकली वो मीनिंगलेस ही है, कुछ नहीं। लेकिन ये बहुत ही सस्ते हैं तो कई लोग इसको भी ऑप्ट करते हैं। तो ये 3 कैटेगरी है। हम जो यहाँ पे विद्यापीठ चला रहे हैं इसमें हम सभी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। नॉर्म्स फॉलो करने का एक ये भी है कि मैं जहाँ भी काम किया हूँ सभी थोड़े अच्छे ही कोचिंग्स थे और मैं IIT बॉम्बे से पढ़ा हूँ, तो मुझे नॉर्म से सबका अच्छा ख्याल था। तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन्हीं सब चीज़ों को रखता हूँ। मैं 40 से ज़्यादा या 50 से ज़्यादा बैच नहीं रखता हूँ। फिर टीचर स्टूडेंट रेशियो मेंटेन रखता हूँ। बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे सिलेबस होना चाहिए, टाइम पे उनका डाउट क्लियर होना चाहिए। वैसे जनरली होता है कि जो बहुत अच्छे टीचर से अगर पढ़ा दे तो डाउट रहता ही नहीं है, तो फिर भी किसी का रह जाए तो उसका हम लोग करते हैं। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो मैंने कोचिंग को कैटेगराइज कर लिया। अब चाहे कोई भी कोचिंग हो, किसी भी कोचिंग में टीचर्स भी 2 कैटेगरी के हैं। एक वो कैटेगरी है टीचर का जो बहुत बढ़िया क्वालिफाइड है और एक वो कैटेगरी है जो बहुत बढ़िया प्रैक्टिशनर है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए शायद समझा सकता हूँ, सभी लोग डॉक्टर से परिचित होते हैं, तो किसी भी छोटे शहर में, ब्लॉक लेवल टाउन में जनरली 2 तरीके का डॉक्टर होता है। एक डॉक्टर MBBS होता है और वो अपना क्लिनिक चलाता है, और एक उसी MBBS के पास कंपाउंडर होता है जो बाद में प्रैक्टिस करते 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 अपना क्लिनिक खोल लेता है। तो 2 तरीके के हैं। अब दोनों में ऐसा नहीं कि वो सर्दी बुखार की दवाई वो कंपाउंडर नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सैद्धांतिक तरीके पे वो MBBS डॉक्टर थोड़ा प्योर होता है और कई अब्रप्ट चीजें आप उस कंपाउंडर टाइप के डॉक्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही होता है टीचिंग में भी। जो लोग अच्छे ग्रेजुएट्स हैं, जो अच्छे ग्रेजुएट्स मैं उनको बोल रहा हूँ जो 11वीं 12वीं में अच्छे थे पढ़ाई में, IIT से ग्रेजुएट हुए, NIT से ग्रेजुएट हुए, टेक्निकल ग्रेजुएट हम उनको बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट हो सभी बेकार है, उनमें से कई लोग बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो टेक्निकल ग्रेजुएट है ना, उनका ऐसे होता है कि टेक्निकल ग्रेजुएट में 100 में से 80-90% लोग बहुत अच्छे होंगे और नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट में से 10-20% बहुत अच्छे होंगे, बाकी 80% ऐसे बेकार होता है। तो उसमें होता क्या है कि जो अच्छे टेक्निकल ग्रेजुएट हैं वो लॉजिक अप्लाई करते हैं, वो रीजनिंग को रीजनिंग रहने देते हैं, और जो नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट हैं वो स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं। जैसे पटना में फिजिक्स के एक बहुत बड़े टीचर थे, अभी भी हैं, अख्तर साहब। तो पटना में जितने भी फिजिक्स के टीचर हैं ना, ज्यादातर टीचर्स जो अच्छे टेक्निकल ग्रेजुएट्स नहीं है, वो सब अख्तर साहब का स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं। वो बेसिकली लेक्चर नोट्स अपना फॉलो करके अपना क्लास में चलाते रहते हैं। ये बात सब जगह है। मैं खुद पढ़ा भी था और मैं जब रेजोनेंस कोटा में जब नौकरी करता था, वहाँ भी लगभग मेरे डिपार्टमेंट में 100 अगर फैकल्टीज थे तो 100 में से 10-15 लोग थे जो अच्छे टेक्निकल ग्रेजुएट थे। बाकी जो अच्छे टेक्निकल ग्रेजुएट नहीं थे, सब के सब किसी न किसी टॉप मोस्ट टीचर का लेक्चर नोट्स फॉलो करते थे। उनका लेक्चर नोट्स कंप्लीटली स्क्रिप्टेड होता है। तो ये बेस्ट मेथड नहीं होता है। हर बच्चा का अलग अलग लेवल है, कोई किसी फंडामेंटल लेवल में है, कोई आगे के लेवल में, कोई आगे के लेवल में है। तो सबको पढ़ाने के लिए एक डायनेमिक मेथड होना चाहिए, और वो डायनेमिक मेथड वो लोग नहीं कर सकते हैं जो स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं।
स्क्रिप्ट फॉलो करने वाले क्रिएटिव मोड में नहीं जा पाते, तो हम लोग इसका शायद एक बेस्ट सॉल्यूशन निकालते हैं कि हम लेवल वाइज पढ़ाने की कोशिश करते हैं। या फिर हम जो बोल रहे थे कि 2 तरीके का टीचर है, तो स्क्रिप्ट फॉलो करने वाले, हालांकि इतने सारे टीचर्स अवेलेबल नहीं है जो डायनेमिक हो। कितने लोग IIT ग्रेजुएट से NIT ग्रेजुएट है कंट्री में, 1% लोग तो होते हैं। अब 1% लोगों सबके लिए तो अवेलेबल है, स्टूडेंट तो 15 लाख है। 15 लाख का स्टूडेंट के लिए अगर हम 1:100 भी टीचर स्टूडेंट रेशियो रखे तो कितना स्टूडेंट होना चाहिए? 15,000 टीचर्स होने चाहिए। 15,000 IIT ग्रेजुएट टीचर्स तो कंट्री में नहीं है, तो सबको उपलब्ध नहीं हो पाता है। हम लोग उसमें हैं, हम लोग अवेलेबल कराते हैं। हम लोग अभी जो मेरा टीम है 15 फैकल्टीज का टीम है, जिसमें से हम लोग 7 IIT ग्रेजुएट हैं। और ये 7 IIT ग्रेजुएट्स को हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनको सैलरी बेसिस पे बुला के, बट ऐसा संजोग बनता गया। हम भी IIT बॉम्बे ग्रेजुएट थे, कई मेरे दोस्त, कई मेरे जूनियर जो बिहार के हैं, कई का अपना कुछ फैमिली प्रॉब्लम होता है, कुछ होता है, हम उनसे कनेक्टेड होते हैं। तो कोई मेरा स्टूडेंट भी है तो कुछ भी है। अब तो मेरे स्टूडेंट्स भी बड़े हो गए हैं, 2008 में जो पढ़ाए थे जिनको, वो 2012 के पास आउट है, वो भी कई लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे करके हम लोग का बनते बनते 7 लोगों का एक IITians का टीम बन गया है। तो हम लोग डायनेमिक मोड में रहते हैं। स्टूडेंट को कई लेवल में पढ़ाते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो लेवल, जैसे कोई गेम खेल रहा हो बच्चा, तो लेवल 1 क्रॉस किए बिना लेवल 2 में नहीं जा सकते, लेवल 2 क्रॉस किए लेवल 3 में नहीं जा सकते। तो इस तरीके का एक टीचर का है। तो मैं शायद सावधान करना चाहता हूँ कि स्क्रिप्टेड मोड में रहने वाले टीचर्स, शायद जो हम इंफॉर्मेशन लेवल की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन डिलीवर कर पाते हैं, एप्लीकेशन और इमेजिनेशन में नहीं जा पाते हैं। तीसरा पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे कि IIT का तैयारी मैं करूं तो मैं कोटा जाऊं क्या? कई तो हैदराबाद जाते हैं, कई तो दिल्ली जाते हैं, कई तो यहाँ जाते हैं, कई तो वहाँ जाते हैं। और कई बार पता चलता है कोई कहीं नहीं गया, अपने होम टाउन में रह के और खूब बढ़िया पास हो गया। और कई लोगों का क्या होता है, आजकल तो जैसे एक टाइम था जब लोग जाते थे कोटा कंट्री में, वो तो ऐसा माहौल नहीं था, टेक्निकल ग्रेजुएट्स कोचिंग में नहीं आते, कोचिंग एक इंडस्ट्री नहीं बना था। अब कोचिंग एक इंडस्ट्री बन गया है। IIT ग्रेजुएट्स खूब इधर भी आते हैं। पहले कोई IIT ग्रेजुएट पढ़ाता नहीं था, पहले सभी के सभी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स पढ़ाते थे, तो टीचरों की संख्या कम होती थी। तो पटना में टीचर अवेलेबल नहीं है, छोटे जगहों में टीचर अवेलेबल नहीं है। कहते जिसको थोड़ा थोड़ा साइंस आता था वो बड़ा विद्वान आदमी कहलाता था। अभी तो क्या ऐसा माहौल बन गया है कि पटना में ही कम से कम तो कितने सारे लोग होंगे जिनको PCM सब आता है, सभी IIT NIT से पास आउट है। तो कोटा जाऊं कि पटना रहूं, कहीं भी जाऊं, टीचर अब सब जगह उपलब्ध है। और टीचर ही होता है। और टीचर 11th-12th का जो साइंस है वही पढ़ाएगा, रीजनिंग पढ़ाएगा। हाँ, उसका बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तो वो सभी पटना में भी अवेलेबल है। अब जो साइंस पढ़ाने वाला चाहिए वो तो उपलब्ध है। क्या उसी से खाली रिजल्ट हो जाएगा? नहीं, उससे रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट होने के लिए बेस्ट स्टूडेंट को बेस्ट गाइड चाहिए। बेस्ट गाइड खराब स्टूडेंट को कभी IIT नहीं करवा सकता। अगर ये सत्य होता तो जितने सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं उनका बेटा बेटी तो जरूर IIT पहुंचता, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी स्टूडेंट जो बेस्ट है उनको अगर बेस्ट गाइडेंस मिला तो अभी वो सेलेक्ट हो जाएंगे। कई बार होता है बेस्ट स्टूडेंट को टीचर ही नहीं मिला, तो कुछ बताने वाला नहीं मिला तो सीख ही नहीं पाता, सीख नहीं पाएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो टीचर की जरूरत तो है, बेस्ट टीचर। तो मेरा स्टेटमेंट है कि बेस्ट टीचर अब बहुत जगह, पटना में तो खूब उपलब्ध है। पटना के छोटे छोटे होम सिटीज, गया में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, सब जगह 3-3 IIT ग्रेजुएट्स मिल के अपने होम टाउन में कोचिंग चलाते हैं, वो भी खूब रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब एक बात तो समझ में आगे हम समझा चुके हैं कि टीचर्स अवेलेबल हैं। अब वो टीचर उन्हीं लोगों को सिलेक्शन करवा सकते हैं जो रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं, जो तेज बच्चा है, जो स्कॉलर है, वही खाली IIT की तैयारी करेगा तो सिलेक्शन होगा। तो अब होता क्या है कि कोटा एक टाइम था जिसमें बहुत सारे रिजल्ट्स होता था। तो होता क्या है कि कोई अच्छा पढ़ाया, कोई बढ़िया पढ़ाया, उसका नाम फैलता है। नाम फैलने से तेज स्टूडेंट उधर आकर्षित होंगे, और तेज स्टूडेंट आकर्षित होने से रिजल्ट आने लग जाता है। तो लगता है कि
उस कोचिंग की इतनी काबिलियत है कि वो किसी को भी सिलेक्शन करवा सकता है, तो लोग भर भर के जाते हैं। आजकल तो माहौल ऐसा हो गया है कि कई पेरेंट्स 8वीं 9वीं में ही अपने बच्चों को लेके कोटा शिफ्ट हो जाते हैं। वाइफ रहती है वहाँ पे, मम्मी रहती है वहाँ पे, फादर रहते हैं यहाँ पे, बच्चों को लेके चले गए, 4 साल पढ़ाई किया, पास आउट होने के बाद पता चलता है बोर्ड भी फेल हो गए। तो ये वाला बात, अब उस कोचिंग का दोष नहीं, ऐसे नहीं कोटा में पढ़ाई खराब होता है, कोटा में पढ़ाई खराब नहीं होता है, या पटना में भी पढ़ाई खराब नहीं होता है। पढ़ाई और बच्चा दोनों मिलना चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए ये वाला चीज है। तो पटना में रहने का और कोटा में रहने का क्या फायदा है और क्या नुकसान है, इस पे अभी हम 2 मिनट और बात करेंगे। एक तो नुकसान ये है कि कोटा में रहने का एक नुकसान है और पटना में रहने का फायदा है कि जब आपका बेटा टीनएजर से या फिर 17-18 साल की उम्र में है, आप उसको आज तक मॉनिटरिंग करते थे जब वो 10वीं क्लास में पढ़ता था। जब वो घर से बाहर निकलता है, अगर उसका मॉनिटरिंग हुआ तो जब जब वो किसी समस्या में फंसेगा आप उसको निकाल लेंगे। अगर मॉनिटरिंग नहीं हुआ तो जब भी वो समस्या में फंसेगा, ट्रैक से उतर के अनाप शनाप कुछ करने लग जाएगा, मोबाइल पे गेम खेलेगा, दोस्त बनाएगा, झगड़ा फसाद करेगा। कोटा में ऐसा बड़ी चीज होता है। तो जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखा, कोटा में कई बच्चे बर्बाद होते हैं। ये चीज पटना में नहीं हो पाता है, क्योंकि पटना आपके घर से 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर, और कभी कभी तो अगर किसी का पटना में घर है तो 5 अपने घर में ही बच्चा रहता है, तो मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से हो जाता है। एक फायदा है। दूसरा, हेल्थ इशू मैंने बहुत सुना है बच्चों का। हेल्थ इशू ऐसे होता है, कोटा गए और बीमार पड़ गए, फिर 15 दिन बाद आए, फिर मम्मी गई पापा गए, एक तो कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लोकल रहने पे सब कुछ ठीक रहता है, वो यहीं पे पला बड़ा बच्चा है तो यहाँ पे एडजस्ट कर जाता है, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तीसरा पॉइंट है जो इकोनॉमिकली, अगर हाँ ठीक है आप बहुत अमीर हैं, आपके पास पैसों की दिक्कत नहीं है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पैसा की से देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज यहाँ पे लाख रुपए में मिलता है वो चीज कोटा में 2 लाख रुपए मिलता है। एकोमोडेशन अलग। तो एक बच्चा अगर कोटा तो 2 साल के लिए गया ना, तो 5 लाख का बजट तो बना ही ले। पटना में वो काम 2 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में रहने और खाने पड़ने सबका हो जाता है। तो इकोनॉमिकल बेनिफिट, खैर इकोनॉमिकल बेनिफिट तो वो लोग नहीं सोच पाएंगे जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोगों के लिए होता है। अब सवाल ये उठता है कि कोटा में तो पढ़ाई अच्छी होती है, पटना में अच्छी होती है कि नहीं? अगर अच्छी होती है तो मैं कोटा क्यों नहीं जाऊं? तो नहीं, इसके लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है। 11वीं 12वीं का साइंस जानने वाले लोगों का संख्या खूब है। मैं भी आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ हूँ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री का कौन सा चीज़ है जो मुझे याद नहीं है? आज अगर पेपर होता है आईआईटी का तो पटना में बहुत सारे कोचिंग्स हैं। इनफैक्ट हम लोग या कोई भी वो तुरंत ही, वो अभी एग्जाम होगा और 1 घंटे के अंदर उसका सॉल्यूशन पब्लिश कौन सा कोचिंग नहीं करता है? यानी सभी को सवाल आता है। अब रिजल्ट उनके यहाँ तभी होगा जब उनके यहाँ टॉपर स्टूडेंट आएगा। एक बार मेरे पास एक स्टूडेंट आया था 2016 में, पटना से एक रैंक आया था 33 रैंक। वो स्टूडेंट जब 10वीं पास किया था, 2014 की बात है, उसके फादर मेरे पास आए कि मैं कोटा भेजूं, पटना रखूं, क्या करूं? हम बोले पटना रखेंगे तो आप बढ़िया इसको मॉनिटर करेंगे, हम भी इसका जितना पढ़ाई लिखाई का सब है सब उपलब्ध करा देंगे। और वो लड़का सेलेक्ट हुआ, यहीं पे रहा, 33 रैंक लेके आया, और उस साल का कोटा का बेस्ट रैंक 35 आया था। और मुझे इस बात का पूरा उम्मीद है कि अगर वो कोटा गया होता ना तो 33 रैंक तो कभी नहीं लाता, क्योंकि यहाँ पे उसको माता पिता का सपोर्ट, हम भी एक टीचर मिल गए थे उसको जो उसके फादर के दोस्त थे। अब दोस्ती मतलब किसी भी तरीके से उसके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत ही उसको आंसर करने वाले कई लोग अवेलेबल थे। ये चीज उसका वहां पे नहीं हो पाता। तो लोकल लेवल पे तो अंतिम पॉइंट हम ये बोल रहे हैं कि 11th-12th का साइंस कुछ इतना बड़ा नहीं है जिसको पढ़ाने वाले लोग पटना में उपलब्ध नहीं है। और एक बात तो और है कि पटना में ज्यादातर टीचर वही उपलब्ध है जो कोटा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को के हेड पोजीशन तक लीड कर चुके हैं और वो अपने होम टाउन पटना में शिफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ भी खूब अवेलेबिलिटी है। अब खाली बात है कि दूर का जो ढोल सुहावना होता है, ये वाला बात है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण पॉइंट हम शायद शेयर करें, इससे आप लोग को शायद समझ में आएगा कि किसी को बुखार लगा है, पैरासीटामोल खरीदना है, तो पैरासीटामोल, अब वो मेडिकल या हॉस्पिटल के बारे में सबसे अच्छा जानता है कि दिल्ली का एम्स है। तो अगर वो पैरासीटामोल खरीदने दिल्ली एम्स में जाता है तो ये बड़ी बेवकूफ़ी जैसी बात होगी, क्योंकि पैरासीटामोल
उसके लोकल मेडिकल स्टोर में भी मिलता है। हाँ, उसको शक हो सकता है कि लोकल मेडिकल स्टोर में मिलने वाला पैरासीटामोल नकली है और एम्स में मिलेगा असली, लेकिन ये सच नहीं है। वो पैरासीटामोल ही होता है। तो 11वीं 12वीं का सिलेबस और आईआईटी की तैयारी, चाहे कोई भी एक बढ़िया ग्रेजुएट, कोई भी एक बढ़िया एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाए, यहाँ पढ़ाए, वहाँ पढ़ाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टूडेंट तेज और पढ़ाने वाला मास्टर अच्छा, और 2 साल का उसका बढ़िया एक आदत उस बच्चे का, यही सफल होने का मूल मंत्र है। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। थैंक यू। Like, comment, share, subscribe.